देखिए, साल 2025 खत्म होने वाला है और इस वीडियो में मैं 2025 में हुए टॉप 3 जियोपॉलिटिकल इवेंट जो भारत और पूरे वर्ल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट करेगा, उस पे बात करने वाला हूँ। क्योंकि 2025 का एक भी मंथ ऐसा नहीं गया है जिसमें कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट ना हुआ हो। हालांकि इस वीडियो का फोकस बस उन्हीं टॉप 3 जियोपॉलिटिकल इवेंट पे रहेगा जिसने भारत को लार्जली अफेक्ट किया हो, जिसने भारत को ये बताया हो कि कौन सा कंट्री तुम्हारा दोस्त है और कौन सा कंट्री तुम्हारा दुश्मन है। और इस वीडियो के आखिरी में इन तीनों जियोपॉलिटिकल इवेंट को मैं रैंक भी करने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन तीनों के अलावा भी इस वीडियो में इस जियोपॉलिटिकल इवेंट को शामिल करना चाहिए था, मुझसे ये छूट गया है, तो आप ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आने वाले साल 2026 में अगर आपको जियोपॉलिटिकली अपडेटेड रहना है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। और इस वीडियो की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर से करूंगा, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरे वर्ल्ड को ये संदेश दिया, ये मैसेज दिया कि भारत अब टेररिज्म को टॉलरेट नहीं करेगा, भारत टेररिज्म के खिलाफ अब एक्शन लेगा। और अगर आप सब में से किसी को ऑपरेशन सिंदूर का बैकग्राउंड नहीं पता है, तो मैं जल्दी से क्विकली एक उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में वो एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पे भारत के हर एक हिस्से से लोग आते हैं और वो इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी दो पाकिस्तानी टेररिस्ट वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे वो टूरिस्ट से उनका धर्म पूछते हैं और जो नन इस्लामिक होते हैं, जो नन मुस्लिम होते हैं, उनको वो मार देते हैं। ऑब्वियसली वो सिर्फ मेंस को ही टारगेट करते हैं इसमें, जिसमें 26 लोगों की जान चली जाती है। लेकिन इस पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के कई मिलिट्री एयरबेस को तबाह कर दिया। हालांकि पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है, वो कहा जाता है कि उसे यूएसए इस्तेमाल करता है, लेकिन भारत ने उसे भी तबाह किया। भारत ने कई टेररिस्ट लॉन्च पैड को तबाह किया जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित था। एंड भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को काफी ज्यादा डैमेज किया, इसके कई टेररिस्ट भी मारे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से हमें ये पता चलता है कि भारत ना सिर्फ पाकिस्तान को अटैक करने में कैपेबल है, इवन भारत का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी काफी ज्यादा बेहतर है। देखिए, भारत अपने डिफेंस के लिए रशिया का S-400 इस्तेमाल करता है, जिससे भारत ने रशिया से परचेज किया था। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने इतना बढ़िया काम किया है कि रशिया के पास अब S-400 के ऑर्डर पे ऑर्डर ही आ रहे हैं। जी हाँ, S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया, क्योंकि आज तक किसी भी वर्ल्ड के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने 350 किलोमीटर दूर सरफेस टू एयर किल नहीं किया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने यह काम करके दिखाया है। इसने 350 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का एक बड़ा एयरक्राफ्ट को गिरा दिया। हालांकि पाकिस्तान ने भी भारत पे मिसाइल बरसाए थे और भारत ने भी पाकिस्तान पे मिसाइल बरसाए थे, लेकिन भारत का जो मिसाइल था वो पाकिस्तान में लैंड कर रहा था। और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान का एक भी मिसाइल भारत में नहीं लैंड कर पाया। S-400 ने इतना बढ़िया काम किया, जिससे हमें ये पता चलता है कि कल को एक मेजर वॉर भी हो जाता है, भारत का डिफेंस मैकेनिज्म काफी ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू पाकिस्तान। बट ऑपरेशन सिंदूर से हमें कुछ अपनी कमियां भी पता चलती हैं, क्योंकि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में हमें ये तो पता चल गया कि हम पाकिस्तान से मिलिटरली कितने स्ट्रांग हैं, कितना ज़्यादा सुपीरियर हैं। लेकिन पाकिस्तान ने एक चीज़ में भारत से काफ़ी बेटर परफॉर्म किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो था नैरेटिव वॉरपेयर। जी हाँ, पाकिस्तान भले ही ग्राउंड लेवल पे हार रहा हो, उसके मिलिट्री बेस तबाह हुए हों, लेकिन पूरे वर्ल्ड मीडिया में उसने ऐसा नैरेटिव फैलाया कि उसने भारत के कई राफेल को शॉट डाउन कर दिया है। एंड हमें ये जो अपनी कमी है ना नैरेटिव वॉरफेयर की, इसको सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हमें वर्ल्ड में अपना एक डेलीगेशन भेजना पड़ा सारे कंट्रीज में कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में ये किया है, हमने ये अचीव किया है। क्योंकि पाकिस्तान ने इतना बढ़िया नैरेटिव वॉरफेयर का इस्तेमाल किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन उतना बढ़िया भारत नहीं कर पाया था। ये चीज़ तो हम एक्सेप्ट करेंगे। आसिम मुनीर के अंडर पाकिस्तान का जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, जो नैरेटिव वॉरफेयर है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू इंडिया। देखिए, और मेरे हिसाब से साल 2025 का दूसरा जियोपॉलिटिकल इवेंट वो है जिसने भारत को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा लॉन्ग टर्म। वो है शेख हसीना का बांग्लादेश से हटना और वहाँ पे मोहम्मद यूनिस का आ जाना। देखिए, 5 अगस्त को अचानक से बांग्लादेश में बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगते हैं शेख हसीना के खिलाफ, और शेख हसीना 5 अगस्त को बांग्लादेश से भारत आ जाती है। लेकिन शेख हसीना के भारत आने के बाद बांग्लादेश में जो व्यक्ति वहाँ की गवर्नमेंट संभालता है एज ए एडवाइज़र, वो है मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस को 2006 में यूएसए ने नोबेल पीस प्राइज भी दे रखा है। और अभी ये व्यक्ति इलेक्शंस नहीं करवा रहा है बांग्लादेश में, ये व्यक्ति वहाँ का एडवाइजर बनकर बैठा है। जब से इसके अंडर में बांग्लादेश आया है, तब से वो भारत से दूर होता जा रहा है और पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा करीब होते जा रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अभी से ही मैं देख रहा हूँ कि
बांग्लादेश में कई पाकिस्तान के जनरल्स विजिट कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो टेररिस्ट नेटवर्क था वो बांग्लादेश में फैल रहा है। पाकिस्तान के जैसा ही रेडिकलाइजेशन अब बांग्लादेश के भी लोगों में आ गया है। इवन मोहम्मद यूनिस के अंडर बांग्लादेश ने भी एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जारी किया है, जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट का रीजन जो है, जिसमें 7 इसके स्टेट्स आते हैं, उसको अपने अंडर दिखाया है। इवन जो भारत का जो बिहार का स्टेट है, बंगाल का स्टेट है, उसको भी अपने अंडर दिखाया है। तो धीरे धीरे मोहम्मद यूनिस के अंदर बांग्लादेश है ना, वो पूरी तरह से एंटी इंडिया होते जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में आए दिन अभी के टाइम पे माइनॉरिटीज की हत्या हो रही है, उनका मॉब लिंच किया जा रहा है। और ना सिर्फ ये जो अटैक है मॉब लिंचिंग के, वो सिर्फ हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है, इसमें क्रिश्चियंस को भी टारगेट किया जा रहा है। एंड आने वाले टाइम में अगर बांग्लादेश ऐसे ही रहता है, तो भारत का जो वेस्ट का फ्रंट है, जिसमें एक तरफ है पाकिस्तान, उसमें तो भारत व्यस्त रहता ही है। नॉर्थ में तो नॉर्थ ईस्ट में तो चाइना के साथ उसका बॉर्डर लगता ही है, जहाँ पे वो बिजी रहता है। लेकिन अब प्रॉपर ईस्ट में एक बांग्लादेश भी आ जाएगा, जो कि भारत से लड़ने के लिए तैयार रहेगा। तो भारत सिर्फ अगर आप बात करें ना, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट को ही मिलाकर 3 फ्रंट से घिर गया है, और तीनों फ्रंट पे भारत को तैयार रहना होगा वॉर के लिए। और अगला जो मैं जियोपॉलिटिकल इवेंट डिस्कस करने वाला हूँ, उसको कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ प्लान। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने सेकेंड टर्म में ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को सरप्राइज दिया है उन पर टैरिफ लगा के, चाहे वो देश भारत हो या फिर कोई उसका फ्रेंडली कंट्रीज हो। ट्रंप ने सब पे ही टैरिफ लगा दिया है। और इस टैरिफ का जो सबसे पहला कदम था, उसे ट्रंप ने 5 अप्रैल 2025 को उठाया था, बस 10% टैरिफ लगा के। लेकिन 1 अगस्त 2025 को ट्रंप ने 25% टैरिफ कर दिया। वहीं 27 अगस्त को ट्रंप ने 25% पेनल्टी कर दिया। मतलब कि पहले तो 25% टैरिफ था, उस पे भारत पे 50% कर दिया पेनल्टी को मिलाकर। और ये सब करके ट्रंप का मोटिव ये था कि ये भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पाकिस्तान में, उसमें ट्रंप क्रेडिट लेना चाहते थे कि इन्होंने वॉर रुकवा दिया, ताकि वे नोबेल पीस प्राइज ले सके 2025 का। हालांकि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला नहीं, उन्होंने खुद एक फीफा पीस प्राइज बनाया, क्योंकि फीफा होस्ट करने वाला है फीफा वर्ल्ड कप को यूएसए। तो उन्होंने फीफा पीस प्राइज बनाया और उन्होंने खुद को ही प्राइज दे लिया। लेकिन इन टैरिफ के पीछे ट्रंप का एक मेजर मोटिव ये भी था कि ट्रंप अपने जो अमेरिका का डेयरी प्रोडक्ट है उसको भारत की मार्केट में लेकर आना चाहते थे। ट्रंप अमेरिका का जो कॉर्न है उसे भी भारत की मार्केट में लेकर आना चाहते थे। लेकिन ऐसा आप सबको पता है, भारत अभी भी कृषि प्रधान देश है। यहाँ की एक लार्जर पॉपुलेशन है, वो कृषि पे ही निर्भर करती है। अगर कृषि में भी भारत यूएसए के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगेगा तो भारत की इकोनॉमी जल्दी गिर जाएगी। हालांकि ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के बाद भी भारत की जीडीपी ग्रोथ ने 8.2% से ग्रो किया है। तो ट्रंप का टैरिफ का असर तो उतना भारत पर अभी तक हुआ नहीं है, बट ट्रंप ने भारत को इस सोचने पे मजबूर जरूर कर दिया है कि क्या वो ट्रंप या फिर फ्रेंड बनने के लायक हैं। क्या यूएसए कभी रशिया को रिप्लेस कर पाएगा भारत के लिए? क्योंकि रशिया ने अभी तक कभी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे भारत को नुकसान हो, और यूएसए ने टैरिफ लगाकर पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि अब यूएसए भरोसे के लायक नहीं है। खासकर भारत के आम लोग भी अब यूएसए पर भरोसा नहीं करने वाले। और जो मैंने आपको तीनों जियोपॉलिटिकल इवेंट बताए, उसमें से आपको कौन सा इवेंट कौन से रैंक पे लगता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।